विपक्ष के गठबंधन इंडिया का सफर पटना और बंगलुरु होते हुए मुंबई पहुंच गया है। इसी के साथ इंडिया का कुनबा भी बढ़ रहा है। बंगलुरु की बैठक में विपक्षी गठबंधन में 26 पार्टियां थी, जो अब बढ़कर 28 हो गई हैं। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुंबई में होने वाली इंडिया की बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनने की उम्मीद है। इसके अलावा सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हो सकती है। गठबंधन का लोगो जारी होने के साथ इंडिया के संयोजक के नाम पर भी मोहर लग सकती है। और जिस तरह से कई राज्यों से लोगों का जो इसमें इंटरेस्ट के बारे में हम सुनते हैं, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि एक अल्टरनेटिव फोरम देश में तैयार हो जाएगा कि जो देश में परिवर्तन करना है, ये परिवर्तन के लिए मजबूत होगा। किसी को विरोध करना ही इतना हमारा एजेंडा नहीं है। डेवलपमेंटल अलायंस मैं कहूंगा कि इसमें डेवलपमेंट का एजेंडा है, कुछ पॉजिटिव काम करने का एजेंडा है, और साथ ही साथ देश के जो फैसिस्ट फोर्सेस है उनको रोकने की चुनौती हमने स्वीकार कर ली है। इसलिए एक छत्र में सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं। इंडिया की पार्टियां भले ही मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रही हो, लेकिन इनके बीच पीएम फेस को लेकर घमासान छिड़ गया है। बैठक से पहले कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया, जिसमें राहुल गांधी फ्रंट पर दिख रहे हैं और इंडिया के बाकी दलों के नेता उनके पीछे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। पूरे कांग्रेस की आज से नहीं, पहले से सबकी मांग भी रही है और मेरी निजी सोच भी है कि राहुल गांधी जी को अब आगे आकर हमारा चेहरा बनना चाहिए प्रधानमंत्री के पद के लिए। आम आदमी पार्टी ने भी पीएम फेस के लिए अरविंद केजरीवाल का नाम आगे कर दिया है। मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। जेडीयू भी पीछे नहीं है। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाने की बात भी चल रही थी। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि वो किसी तरह का पद नहीं चाहते हैं। वो सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना चाहते हैं। व्यक्तिगत कोई मेरी इच्छा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कि हमको ये चाहिए, सब बात का हम चेक करना है। हमारा तो है कि सबको एकजुट करें, कोई पद का या कोई चीज की इच्छा नहीं है। पीएम फेस को लेकर चल रही खींचतान के बीच उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साध दिया है। हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए चॉइस बहुत है। सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है? जो 10 साल बैठे थे उन्होंने क्या किया, सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों ने उनका अनुभव लिया है। इन सब के बीच कांग्रेस के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की इंडिया के नेताओं को सलाह है कि सिर्फ मुद्दे पर फोकस करें। I think that nobody should be talking about who should be prime minister at this stage. I think the conclave and the meeting of INDIA should look at what are the issues that are necessary to be raised and what is the vision. मुंबई बैठक से पहले बीएसपी के इंडिया के साथ आने की अटकलें भी चल रही थी, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया है कि वो लोकसभा और आगामी विधानसभा के चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। सवाल यह है कि क्या मुंबई की बैठक में कुछ ठोस प्रगति होगी और गठबंधन के अंदर से जो परस्पर विरोधी बातें आ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक अगले 2 दिन तक मुंबई में है और इसमें बहुत सारी चर्चाएं होंगी। लेकिन बैठक से ठीक पहले इस गठबंधन की जो दल हैं जो इसमें शामिल हैं, उनकी तरफ से चेहरे की बात उठाना कि उनके दल का नेता प्रधानमंत्री के लायक है, हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो फिर वो बात को अनदेखा किया जाता है कि नहीं हर दल का नेता तो ऐसे ही बोलेगा। लेकिन ये गंभीर मसला है क्योंकि हर बैठक से पहले कुछ न कुछ ऐसा एक बयान या स्टेटमेंट, ये चीज़ आ जाती है जिस पर बातचीत होती है। और ये सिर्फ साधारण कार्यकर्ता नहीं, बहुत सीनियर लीडर्स की तरफ से बात निकल के आती है कि उनके नेता को प्रधानमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए। और एक पोस्टर भी छापा गया जिसमें राहुल जी को सबसे आगे और उनके पीछे बहुत दल है। उसमें आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी तो है भी नहीं।
अब क्या ये प्रतीकात्मक रूप से वाटर टेस्टिंग होती रहती है, बीच बीच में कहो जब कोई विवाद होता है, तो उनका निजी बयान था, अब भूपेश जी का भी निजी बयान हम मान लें क्या, वो एक सीएम एक राज्य के, तो ये मसले होते हैं। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि जो ये बैठक 2 दिन हो रही है, इसमें क्या निचोड़ निकलेगा, क्या तय होगा, क्योंकि पिछली 2 बैठकों में कुछ कॉन्क्रीट बन के नहीं है। अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई कि अगर आपको करंट गवर्नमेंट को टेक ऑन करना है तो आपको फिर एक प्लान ब्लूप्रिंट सामने रख देना चाहिए। इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान है आपको परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ जनता दल यूनाइटेड के महासचिव केसी त्यागी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता वैभव वालिया जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव जी हैं। साथ ही 2 बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और प्रोफेसर हमारे साथ हैं, संजय सिंह जी और अभय दुबे जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। त्यागी जी, आपसे शुरू करते हैं। 2 सवाल हैं मेरे, लेकिन वो इंटरकनेक्टेड हैं और आपका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, तो आप मुझे ये समझाइए कि एक तो ये 2 दिन की जो बैठक हो रही है इसमें क्या कॉन्क्रीट निकल के आएगा, और उस बैठक से ठीक पहले फेस को लेकर के अलग अलग दल जो अपनी बात रख रहे हैं वो क्या है, मतलब क्या इसके बीच में कोई आपस में एक मतलब अपनी अपनी पार्टी का प्रोजेक्शन है क्या, त्यागी जी? त्यागी जी सर, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। अच्छा, त्यागी जी के साथ ऑडियो में थोड़ी दिक्कत, चलिए उसको फिट करते हैं, तब तक मैं अपने पत्रकार दोस्तों से सवाल लेता हूँ। अभय दुबे जी, यही सवाल आपसे भी है, ये क्यों ऐसा है, क्या मतलब ये एक अंतर्द्वंद है क्या? देखिए, जैसे अभी आपने जो पहले एक भूमिका पीछे आवाज में आ रही थी, मुझे कोई घमासान नहीं दिखता है कि कोई घमासान हो रहा हो वहां पर। ये बात सही है कि कुछ वक्तव्य इस तरह के जारी किए गए हैं, एक पोस्टर भी जारी किया गया है, यहाँ तक कि एक मुख्यमंत्री ने भी इस तरह की बात कही थी, ये बात सही है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि ये जो विपक्षी नेता मिलकर कर रहे हैं ये काफी मुश्किल काम है, इस अंग्रेजी में कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, और उसके अभी तक केवल शुरुआती कदम उठे हैं। आपने ये जो बात उठाई उससे मैं सहमत हूं कि अब तीसरी बैठक में इन्हें कम से कम किसी ठोस दस्तावेज के साथ में या किसी ठोस निर्णय के साथ सामने आना चाहिए, और वो निर्णय ये हो सकता है कि ये एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाए, या बनाने के लिए कोई कमेटी बनाए, बहरहाल उसकी तरफ बढ़ें, उस लक्ष्य को घोषित करें और उसकी ओर बढ़ें। दूसरा कदम इनको ये बनाना चाहिए, जो उन्होंने पहले कहा भी था, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं बनाया, आप आगे करेंगे, कि इनको अपना सचिवालय वगैरह बनाना चाहिए अपना। अगर ये मोर्चा है, मोर्चे के रूप में अगर ये रहना चाहता है तो इसकी बाकायदा एक इसके जनरल सेक्रेटरी होने चाहिए, इसके आधिकारिक प्रवक्ता होने चाहिए, इसके कोई संयोजक होने चाहिए, ये सब होने चाहिए। जब ये लोग बन जाएंगे तो फिर तरह तरह के लोग जो बयान देते रहते हैं, इन बयानों का महत्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये फिर इस मोर्चे की आधिकारिक वक्तव्य नहीं होगा, उन पार्टियों का अपना वक्तव्य होगा, पार्टियां अपने आप उन वक्तव्यों से निपटेंगी। तो मेरे ख्याल से ये काम इनको मुंबई में ये लोग करेंगे, ये मुझे नहीं पता, या करना चाहिए इन्हें, मेरा कहना ये। हाँ बिल्कुल दुबे जी, इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। मैं तो जरा त्यागी जी से ले लूं पहले इस पे वक्तव्य, क्योंकि ये दोनों इंटरकनेक्टेड, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन फिर भी एक बहुत महत्वपूर्ण जब बैठक हो रही हो उससे ठीक पहले इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और अंतर। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, है ना, कि ये क्यों कोई शक की बात नहीं, आप जो कह रहे हैं 100% सही है। जी, मैं आगे त्यागी जी आपके पास ही आ गया। 2 सवाल है सर मेरे, जुड़े हुए हैं आपस में। एक तो ये जो तीसरी बैठक है जिसपे लोग चाहते हैं कि कुछ ठोस प्लान निकल के आए वहां से, संयोजक की बात चल रही कि वो बनेगा, कौन बनेगा, एक सेक्रेटरीट की बात हो रही, कुछ ठोस प्लान कॉमन मिनिमम की केवल बैठकों का दौर चलेगा। एक और इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या चेहरे को लेकर के अंदर एक वैचारिक द्वंद्व है क्या? अलग अलग दल नाम ले लेके बता रहे हैं कि हमारा नेता पीएम फेस होना चाहिए। नीरज जी, मैं आपकी दूसरी बात से अपनी बात शुरू करता हूं और इसको परमानेंट विराम देना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि इसका कोई भी चेहरा नहीं होगा। सब पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अपने अपने अध्यक्ष या जो भी उनका बिंब है उसकी महिमा मंडित करने का, उसका प्रसार करने का अधिकार है। लेकिन इंडिया का कोई भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं है। मैं भी बयान देता हूं, नीतीश कुमार जी बेस्ट हैं, उन्होंने इतने दिन मुख्यमंत्री पद संभाला है, अटल जी के मंत्रिमंडल में काम किया, वो भी पीएम मटेरियल हैं। शरद पवार जी सबसे सीनियर हैं,
सबसे बड़ी पार्टी का नेता राहुल गांधी जी हैं, ममता जी हैं, तो ये सब हैं, लेकिन कोई चेहरा नहीं होगा नंबर 1। नंबर 2, हमने कितनी प्रगति की है, मैं आपको 1 साल पीछे ले जाना चाहता हूं। 25 सितंबर को हिसार में देवीलाल जी का स्मृति दिवस हम मनाते हैं। वो पहली मीटिंग थी जिसमें विपक्षी एकता की बात उठकर के आई थी। और उससे पहले तीसरा मोर्चा चल रहा था। अभय दुबे जी, मैं आपको भी याद दिला दूं, केजरीवाल जी लगे थे उसमें, ममता जी लगी थी, केसीआर लगे थे, और कुछ दिन के लिए उसमें अखिलेश यादव जी को इन्वॉल्व किया था, जो था गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी। मुझे प्रसन्नता है कि नीतीश कुमार के मैराथन एफर्ट्स के बाद पटना की मीटिंग में नीतीश जी के साथ साथ, कांग्रेस के साथ साथ केजरीवाल जी भी, ममता बनर्जी भी, और हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव जी भी एक साथ बैठे थे। ये ऐतिहासिक शुरुआत थी। एक इसमें से कम हुए बीआरएस। अब आगे के लिए आ जाइए, हम इसका नामकरण करने में बेंगलोर में कामयाब हो गए। नीरज जी, आपको कल सारी चीजें मिल जाएंगी। इसका एक संयोजन मंडल होगा, इसका एक संयोजक होगा, और 1977 के बाद शायद हम पहली बार कामयाब होंगे कि सारी की सारी पार्टियां एक झंडे के नीचे चुनाव लड़ेंगी, जो अपने आप में एक हिस्टोरिकल मोमेंट होगा। हाँ, इनके सबके जो वो हैं चुनाव चिन्ह वो अलग अलग होंगे। हमारी मीटिंगें संयुक्त होंगी, उसमें इंडिया का झंडा फहराया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई प्रगति नहीं की, लेकिन मैं अभय दुबे जी से एग्री करता हूं, ये कोई आसान काम नहीं था। एक तो बीजेपी का इतना बड़ा बहुमत, 24/7 वाला प्रधानमंत्री, हमारे आपस के मतभेद, टूटे हुए बिखरे हुए एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन आज की तारीख में हम सब एक हैं। मोदी को हटाने के लिए नहीं, एक वैचारिक विकल्प देने के लिए, और उसके हमारे पास सवाल हैं। 750-800 किसानों ने अपनी जान दी है एमएसपी के लिए, वो सवाल है। जो ढांचा है लोकतंत्र का वो खतरे में है। प्रेस पर रोज नए प्रहार हो रहे हैं। त्यागी, आपने 3 चीजें बताई कि एक संयोजक मंडल, संयोजक और एक फ्लैग, ये तो ठीक है, प्रतीक है। क्या उसके अंदर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जो असली चीज है जिसको लेके आप जनता के बीच में जाएंगे, और एक एजेंडा सेट होगा, सीट शेयरिंग पे कुछ बात होगी? क्योंकि अब समय कहाँ बचा है सर, अब तो 4-6 महीने बाकी है। इस पे चर्चा होगी कि नहीं होगी? हमने तो नीरज जी जेल से निकल करके 77 में 15 दिन में जनता पार्टी भी बना दी थी, और महाशक्तिशाली कांग्रेस पार्टी को भी आउट ऑफ पावर कर दिया था। ये तो अभी तो कई महीने बाकी हैं। और जो आप कह रहे हैं, जिनका इशारा कर रहे हैं, वो सारे काम 31 की और 1 तारीख की बैठक में होंगे। और चुनाव घोषणा पत्र भी होगा। वो अल्टरनेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी, सोशल पॉलिसीज होंगी। आज जो गरीब समुदाय के लोग हैं, वो जातिगत आरक्षण को लेकर के, जातिगत जनगणना को लेकर के गोलबंद है। एक पार्टी है देश की जो इसके विरोध में खड़ी है। बाकी जो एनडीए की सहयोगी पार्टी हैं, सबने बयान दे दिए कि जातिगत गणना होनी चाहिए। ये सामाजिक महत्व का सवाल है। दुबे जी कई लेख भी लिख चुके हैं, मैं भी कई लेख लिख चुका हूं। ये बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र से इतर अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सोशल पॉलिसीज का घोषणा पत्र भी होगा नीरज जी। ये कल परसों में ये भी पब्लिश किया जाएगा कि ये इतने सारे विषय हैं जिस पर हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और ये हमारा चुनावी एजेंडा है। यही कह रहे हैं ना सर आप? जी जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं, ये चुनावी एजेंडा भी है। और मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये कोई आसान काम नहीं था। 1 साल में हमने कितनी मंजिलें पार की हैं। हम लोगों ने तीसरे मोर्चे से पहला मोर्चा बना दिया। नेताओं की आपस में बोलचाल भी नहीं थी, रिश्ते खराब थे। और एक अंतिम बात कह करके समाप्त करूंगा, हम बीजेडी, बीआरएस और वाईएसआर को भी अपना शत्रु नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि जितना अच्छा अपने राज्य में लड़ेंगी, बीजेपी की टैली उतनी ही कम होगी। और हमने जो 450 सीट आइडेंटिफाई की हैं, उसमें इन 3 राज्यों की सीटें शामिल नहीं है जी। और लेकिन मायावती जी ने तो कह दिया कि बिल्कुल नहीं आएंगे आपके साथ, यूपी में छुटका रहेगा, है ना जी? कह रहा हूं, मायावती जी ने तो साफ कर दिया कि उनका कोई लेना देना नहीं। मायावती जी नहीं, मायावती जी को हमने इनवाइट किया। क्या आप निगेटिव बात क्यों कहते हो नीरज? अरे निगेटिव हमारी तरफ से कभी सवाल पूछना मायावती निगेटिव निमंत्रण गया? मुझे क्या पता, तो आप ही बताओगे।
और इंडिया में नहीं निगेटिव नहीं है। हाँ। आपका ये कहना कि मायावती जी ने मना कर दिया, हमने बुलाया क्या? नहीं, अगर हमने मुझे नहीं पता, बुलाया उन्होंने होता प्रेस और वो कॉन्फ्रेंस मना करके करते मना तब तो किया। आप कह सकते हो। ट्वीट कर दिया उन्होंने कि हम तो किसी में नहीं जाएंगे। ऐसा हमारी पहली शर्त है। हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी की सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपोज करते हो हाँ। वो इंडिया में आएंगे। जो वो भी करती है लेकिन आ नहीं रही। खैर रहे हैं उसके साथ बीजेपी के, हमें क्या दिक्कत है? अरे वो तो बीजेपी को भी मना कर रही है, मैं उनके साथ भी नहीं हूँ, उनके साथ भी नहीं है। वो पता नहीं उनकी पॉलिटिक्स एक बड़ा डिफरेंट है। वो इनडायरेक्टली कुछ लोग कहते हैं कि वो इसी तरीके से बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाती हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं नहीं हमको क्या फ़ायदा पहुंचाएगा। बहरहाल वो इंडिया में नहीं है और ना एनडीए में है, वो अलग है अपना। वालिया साहब, एक सवाल अभी त्यागी जी मैं आपके पास दोबारा आऊँगा, चूँकि आपने उसका पहले कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन ये सवाल खड़ा है अभी भी, चाहे वो आपकी पार्टी हो, चाहे त्यागी जी की पार्टी हो, चाहे एनडीए की जो दल हो, उसमें फेस की लड़ाई है। ये लड़ाई इसलिए सीरियस है, जिसका जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए। सवाल है जनता जानना चाहती है, क्योंकि जो अब तक 3 सर्वे हम लोगों ने देखे हैं, अब उनको आप खारिज कर दीजिए, सर्वे बिल्कुल मैं नहीं मानता, आपका अधिकार है, लेकिन उस हर सर्वे में एक ही सवाल बार बार निकल के आता है कि मोदी जी के नाम पर सारी चीज़ें एक किनारे हो जाती हैं। तो क्या ये सवाल INDIA में या इंडिया में डिस्कस नहीं हो रहा, या इसीलिए बार बार ये पोस्चरिंग हो रही है? आपके तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, ये कोई भी एक जो भी हो। वालिया जी देखिए नीरज जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। मैं त्यागी जी की बात सुन रहा था, मैं दुबे जी की बात सुन रहा था, और कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ा दल है और इंडिया अलायंस में सभी बहुत सम्मानित दल हैं और इस देश के बड़े नेतागण हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत ही सम्मानित लोग हैं, और कांग्रेस पार्टी कोई भी अपना निर्णय इस गठबंधन के ऊपर थोपने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी अकेले तय नहीं करेगी कि इस गठबंधन का चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, वह सभी दलों को मिलकर तय करना है। जो बिल्कुल आपकी बात है कि ये सवाल देश के बच्चे बच्चे के मुंह पे है, लेकिन गठबंधन, क्योंकि जो सारी पार्टियां हैं वो सबने एक आई है, और आज देश की स्थिति को देखते हुए, देश जो गर्त में जा रहा है उसको देखते हुए, ऐसी पार्टियां जो पहले आपस में टकरा भी चुकी हैं, वो सारी पार्टियों ने साथ में आने का फैसला लिया है। और ये फैसला लिया है कि ये है कि दूल्हा कौन बनेगा, चेहरा कौन होगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो देश को बचाने की जो लड़ाई है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसको लिए सब लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। मुद्दों की बात होने वाली है, 31 और 1 को विभिन्न विषयों पे बात होगी, फाइनेंशियल मैटर्स पे बात होगी, एग्रीकल्चरल पे मैटर पे बात होगी, देश के तमाम जो भी मुद्दे हैं उन सब पे बात होगी, चाहे वो अलग अलग गरीब से गरीब आदमी के इश्यूज पे बात होने वाली है, और उनको जो भी हमारी फिर जो निकल के आएगा वो सब आप लोगों के सामने रखा जाएगा। मुद्दों पे इस बार बात होनी है और उसके पेपर तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और सारे विभिन्न दल मिलके एक ऑल्टरनेट देने वाले हैं, और आधी जीत इस इंडिया अलायंस की ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप देखेंगे भाजपा वालों से बात करेंगे तो उनकी नींदें ऑलरेडी उड़ी हुई हैं। नहीं, उनकी नींद उड़ी। देखिए, महंगाई को एड्रेस करने आप लोगों ने दबाव बनाया तो उन्होंने 200 रुपये कम कर दिए, वो तो आप देख ही रहे हैं। मैं जो इतने सवाल नहीं, ये 200 रुपए कम करना नहीं, किसी की आंख फोड़ दो और उसके बाद उसको चश्मा दिलवा दो, ये कोई बात नहीं होती है। अरे ये आप लोग कह रहे हैं, बाद में भी 900 हमने दबाव बनाया मिल रहा है। जब हम 400 रुपए का देते थे, मैं तो कह रहा हूँ कि अभी भी बहुत महंगा है। और कम तो कराइए ना सर, हम कब कह रहे हैं मत कराइए। 1200 रुपए का आज जो है सिलेंडर इनका नॉन सब्सिडाइज्ड है। हमारे टाइम पे इनका 1100 रुपए अभी नॉन सब्सिडाइज्ड है, हमारा 1200 रुपए नॉन सब्सिडाइज्ड था, तो हम 400 रुपए का देते थे, और ये आज भी जो है 922 रुपए का दे रहे हैं और कह रहे हैं जी हमने कम कर दिया। सुनिए, ये देश की सच्चाई है। नहीं, अरे सच्चाई क्या, तो फैक्ट है, ये तो लोगों को पता ही है, और लोग कैलकुलेशन करके बताए थे कितने का है। आप नीरज जी, हाँ, मैं सवाल मेरा ये था कि इस सवाल से क्यों बचते हैं आप लोग? अगर बचते हैं तो फिर आपके नेता ये बात क्यों बोलते हैं? देखिए, मैं सवाल को हार्प कर रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा है मैं बार बार उसी घुमा के इसलिए ले आ रहा हूँ क्योंकि यही सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी त्यागी से भी सवाल मैं पूछूँ, आप इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, आपके भूपेश बघेल जी कोई छोटे नेता तो है नहीं, वो कह रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ता की एक भावना होती है, कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, आप मुख्यमंत्री हो चाहे कोई हो, लेकिन पार्टी का एक कार्यकर्ता ही है भूपेश बघेल जी भी, चाहे वरिष्ठ नेता हैं, चलिए मान लीजिए वरिष्ठ नेता की भी एक भावना होती है। पार्टी के नेता के तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पे मेरी भी भावना है,
लेकिन जब हम एक अलायंस में आते हैं तो हमें सामने वाले का भी सम्मान करना पड़ता है। और कांग्रेस पार्टी, ये सारे जो बड़े नेता हैं देश के, अपने आप में बड़े बड़े नाम है, नीतीश कुमार जी, ममता जी, इवन केजरीवाल जी, सारे जो लोग हैं बड़े लोग हैं, इन सबका सम्मान है। पवार साहब हैं, सब लोगों का सम्मान है। सब लोग मिलकर तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी अकेली तय नहीं कर सकती है, ना ही अपना पैसा इनके ऊपर थोपने वाली है। अकेले सब कौन लोग कह रहा है? त्यागी जी, कल की बैठक में, कल परसों की बैठक में मिलके भी तो ये तय किया जा सकता है कि इनके फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा। मैं कह रहा हूं क्योंकि उन्हीं की उधर से फेस ही पे किया जा रहा है, उस फेस को रिकॉग्निशन भी है। तो क्या आप लोग मिलकर तय नहीं कर सकते? नीरज जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जेडीयू, तीनों पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं। तीनों आपको संयुक्त रूप से कहना चाहते हैं कि 272 का जब जादुई आंकड़ा हम पार कर लेंगे, हमने 77 में भी ऐसी प्रधानमंत्री तय कर लिया था, मोरारजी भाई के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा गया था। ऐसे ही आप चिंता मत कीजिए, 272 का हमें जादुई आंकड़ा पार करने दीजिए और हम अपना प्रधानमंत्री चुन लेंगे। बीजेपी के पास तो एक ही नेता है, हमारे पास तो आधा दर्जन नेता ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को और भी बढ़ाने का काम करें। प्रॉब्लम ऑफ प्लेनिटी है सर। सुनील यादव जी, आता हूं सर आपकी बात है। सुनील यादव जी, आपके तो यूपी में एक और समस्या खड़ी है, मायावती जी इंडिया में नहीं आ रही हैं, वो अलग चुनाव लड़ेंगी, थोड़ा गणित बिगाड़ेंगी। वो उनके पास वोट बैंक है भाई, वो ऐसा थोड़ी की है। अब आप ये मुझे बताइए कि एक तो आपका यूपी वाला जो अलग एंगल है ही है कि वो खेल बिगाड़ रही है। आपकी भी एक नेता ने कहा कि अखिलेश जी को होना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं कि एक फेस पे चुनाव क्यों नहीं लड़ा जाना चाहिए? कोई भी हो सकता, मैं नहीं कह रहा हूँ कि राहुल जी हो या नीतीश जी हो या अखिलेश जी हो, एनीबॉडी। इसमें दिक्कत क्या है? त्यागी जी जो कह रहे हैं ना कि 272 पार कर लेंगे, सर 272 पार करने के लिए फेस चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। जनता पूछती रहती है फेस कौन इंडिया का। सुनील जी, आपका पहला सवाल। देखिए नीरज जी, मुझे लगता है कि आदरणीय केसी त्यागी जी ने आपको सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। ये हमारी भावना हो सकती है, कांग्रेस के नेता की भावना किसी के लिए हो सकती है, नीतीश जी की पार्टी के नेता के लिए उनकी भावना हो सकती है, लेकिन जो इंडिया परिवार है उसका पहला मकसद ये नहीं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हमारा मकसद है कि 2024 में प्रधानमंत्री कैसे बदलेगा। और बदलना क्यों चाहते हैं? क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे, जो आंख दिखा रहे थे, चाइना भाग रहा था, जो रुपए को डॉलर के बराबर ला रहे थे, स्मार्ट सिटी बना रहे थे, जो 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, बहन बेटियों की आबरू बचा रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, महंगाई के खिलाफ थे, आज क्या है? अब बताइए, क्या सीमाएं सुरक्षित हैं? क्या देश में महंगाई नहीं है? आज देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है? बहन बेटियों के साथ जो घटनाएं आ रही हैं उस पे कैसे भारतीय जनता पार्टी मौन है? बलात्कारियों को जेल से कौन रिहा करा रहा है? देश के तिरंगे के लिए खेलने वाली बेटियों की आवाज क्या कोई सुन रहा है? तो हमारा मकसद, हमारा जो इंडिया परिवार है उसका मकसद बिल्कुल साफ है। हम चेहरे पर नहीं दुविधा में हैं। और आप सर्वे की बात कर रहे थे कि इस सर्वे में मोदी जी बहुत आगे हैं। हम कह रहे हैं एक सर्वे करा लीजिए देश के ज्वलंत मुद्दे और मोदी जी बहुत नीचे नजर आएंगे। क्योंकि सर्वे में अगर आप नौजवान से पूछेंगे तो मोदी जी का नाम नहीं लेगा, सर्वे में अगर आप किसान से पूछेंगे तो मोदी जी का नाम नहीं लेगा। सुनील जी, तो इसलिए 25,000 लोगों के बीच में सर्वे करा करके एक वो माहौल बनाना कि नहीं वो तो मोदी जी ही आ रहे हैं, मैं आपको बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूं। अगर समाजवादी पार्टी ने रणनीति बना ली है कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकेंगे, इसी तरीके से बिहार में, बंगाल में, दिल्ली में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। सुनील जी, जो ये सर्वे है ना, 1, 2 नहीं 3 है। अब हमने नहीं करा है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं करा है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने कराए हैं, लेकिन पिंच ऑफ सॉल्ट वहीं से मिलता है, थोड़ा थोड़ा माहौल। आपने कहा कि मुद्दों पर पूछो, बेरोजगारी पे पूछा गया, महंगाई पे पूछा गया, विकास पे पूछा गया, भ्रष्टाचार पे पूछा गया, किसान की समस्याओं पे पूछा गया। सबसे बड़ी समस्या पता आपको क्या 24% निकल के आई थी? महंगाई और बेरोजगारी। किसान वाली समस्या को लोग 5% तवज्जो दे रहे थे, भ्रष्टाचार को भी बहुत नीचे ले गए। इसके बावजूद जब उनसे पूछा गया कि क्या फिर भी आप मोदी को वोट देंगे, तो उन्होंने कहा हाँ इन्हीं को देंगे, क्योंकि सोल्यूशन भी इन्हीं के पास है।
इसलिए मैं आपसे सवाल बार बार पूछ रहा हूं, इसलिए आप उस सर्वे को ध्यान से पूरा पढ़िए ना सर। अच्छा, आप ऊपर वाला खाली पढ़ के आ गए और 54% लोग कहते हैं उन्हीं के नाम पे वोट देंगे। हाँ, दरअसल ऐसा है, ये अभी आप देखिएगा, अब इंडिया परिवार की तीसरी बैठक होने जा रही है। अभी आपने कहा कि गैस के दाम घटे हैं, अभी डीजल पेट्रोल के दाम घटेंगे, अभी किसान निधि सम्मान का पैसा बढ़ेगा, अभी नौकरियां निकलना शुरू होंगी। तो ये जो चुनाव से पहले नौटंकी होती है वो सब होगी। लेकिन मैं फिर सवाल कह रहा हूं, रियल इशू है। जिस व्यक्ति ने कहा हो कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौजवान कैसे कह सकता है कि रोजगार ना मिले तब भी हम मोदी को लेकर के आएंगे? कोई नहीं कह रहा है। सर्वे कंपनी के बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अरे सर, अब ये तो फिर मतलब क्या, सर्वे पसंद नहीं आया तो हम कुछ कहना, हम कुछ सर्वे के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कंपनी के बारे में, सर्वे कंपनी के बारे में बता रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। उसी के बारे में तो कह रहे हैं आप सर, आप उसी के बारे में तो कह रहे हैं, सर्वे कंपनी के बारे में आप जानते हैं। मैं एक एग्जाम्पल, नहीं ठीक बात, मैं जानता हूं कैसे सर्वे होता है। अब ये तो फिर मतलब अब इसका तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता है कि आपके फेवर में आए तो ठीक है, तो वही बात हो गई कि मैं दिल्ली में चुनाव जीत गया तो ईवीएम की पूजा करूंगा, हार गया तो ईवीएम में छेड़खानी नहीं हो गई, ये वाली बात। नीरज जी ऐसा नहीं है। हाँ। राजनीति में जो जनता का जनादेश आएगा वही असली सर्वे है। तो अरे तो फिर तो जो अगर हमारे हम जनता के जनादेश के लिए हम कॉमन मुद्दों पर, फिर तो देश के मुद्दों पर हम जा रहे हैं। 150 करोड़ लोगों में से जो 100-125 करोड़ लोग मतदान करेंगे 18 से कम वालों को छोड़ करके, वो हमको पता चलेगा मई के आखिरी हफ्ते में। तो उसका तो कोई तरीका नहीं, इतनी बड़ी कोई सर्वे एजेंसी मैं कहना दुनिया में, इस ब्रह्मांड में नहीं होगी कि वो 130 करोड़ लोगों के बीच में जाके सर्वे करे, तो चुनाव ही हो जाएगा फिर। तो सर्वे तो हमेशा ऐसे ही सैंपल में लिए जाते हैं और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मैंने इस सवाल को यहाँ पे इसलिए लेके आया कि नाम पे आप लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, इश्यूज भी मैंने आपके सामने रख दी कि भाई उन इश्यूज पे भी उन्हीं को लोग पसंद कर रहे हैं। ये इसको एड्रेस करने की जरूरत है कि नहीं है? अब मैं आता हूं अपने मेहमानों के पास, आता हूं आप लोगों के पास दोबारा से एक बार। संजय जी, चेहरे की जरूरत नहीं है इंडिया, और जो ये लोग बयान दे रहे हैं वो बंद हो जाए। त्यागी जी ने विश्वास दिलाया कि अब ये जैसे ही बैठक खत्म होगी इसके बाद ये सब छुटपुट जो बयानबाजी होती रहती है कि ये प्रधानमंत्री पर, वो सब नहीं होगा। इश्यूज पे बात होगी और उस पर बाकायदा एक इशू की बुकलेट जारी होगी, ये इस मुद्दे पे हम लड़ेंगे। उसी मुद्दे पे हाल के सर्वे आए जिस पर लोगों का अप्रूवल उनकी तरफ फिर से जा रहा है। तो कैसा सिनेरियो बनता हुआ आप देख रहे हैं संजय जी? देखिए नीरज जी, 2-3 बात है। एक तो सर्वे है और एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मतलब जहां घूमने पे और देखने में मिलता है। उसमें जो इंडिया का जो क्लेम है और जिस तरह की बात हो रही, क्योंकि आजकल वो लिखा जाता है कि 49% वोट हमारा और 41% वोट एनडीए का और इंडिया का वोट 49%, मतलब देश भर के जितने भी वोट हैं पड़ते हैं उसको वो अपने खाते में गिन लेते हैं इंडिया के। तो कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब बात आती है दूसरी की, ये बैठक की शुरुआत कहाँ से? चूंकि केसी त्यागी जी ने बहुत बात कही, केसी त्यागी जी के लिए मेरा व्यक्तिगत बहुत सम्मान है, मतलब वो विद्वान आदमी है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। तो थोड़ी इतिहास की और थोड़ी अभी की बात केसी त्यागी जी के बात पे मैं आगे बढ़ाता हूँ। बार बार त्यागी जी ने एक रेफरेंस दिया कि 77 में ऐसा हुआ था। 77 में एक पार्टी बनी थी, झंडा एक हुआ, निशान एक हुआ, पार्टी एक हुआ। यहाँ झंडा एक है, पार्टी एक नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आप कहते हैं कि चेहरा हम तय नहीं करेंगे। त्यागी जी ने अनाउंस कर दिया कि इंडिया चेहरा तय नहीं करेगी। अगर चेहरा नहीं तय करेगी तो फिर अभी त्यागी जी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के योग्य क्यों बता रहे हैं? साथ में उन्होंने ये भी जोड़ दिया, राहुल गांधी जी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पोस्टर मतलब लगा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस पर जरा ध्यान दीजिए। राहुल गांधी फ्रंट में है, साथ में 3 कांग्रेस के, 2 और कांग्रेस के नेता है, एक तरफ सोनिया गांधी, एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे है। ठीक, जो तीनों, उसके बाद जो चेहरा है सोनिया जी के बगल में, वो पार्टी नंबर 3 है बिहार में, ध्यान रखिएगा। उनके बगल में नीतीश कुमार जी का चेहरा है, पार्टी नंबर 3 है बिहार में। उनके बगल में जो चेहरा है वो लालू प्रसाद यादव जी का है। लोकसभा में उनके संसद सदस्यों की संख्या 0 है इस समय। उसके बाद जो 3 चेहरे हैं, उसके बाद जो चेहरे हैं वो अपने अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, जिसमें 2 सशक्त मुख्यमंत्री हैं। एमके स्टालिन जिनका चेहरा लास्ट में है और ममता बनर्जी। इसमें अगर देखिएगा, दूसरी तरफ आइए, उनके पीछे
शरद पवार जी हैं, जिनकी पार्टी अभी अपने आप ही पार्टी है कि नहीं है, वो उसमें कौन सा दल है। कभी वो कहते हैं कि वो उनके भतीजे अजीत पवार जी साथ में हैं, कभी कहते हैं अलग हैं। उसके बाद उद्धव ठाकरे जी हैं, जो अपनी पार्टी नहीं बचा पाए। ये दोनों लोग, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, मतलब इंडिया को क्या बचाएंगे और इंडिया क्या जोड़ेंगे, अपनी पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे। उसके बाद है अखिलेश यादव जी। अब चूंकि सपा के प्रवक्ता भी हैं और 1 सीट 1 कैंडिडेट 1 कंस्टिट्यूएंसी की जो बात थी, यूपी में 2019 से ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं। ठीक, सपा जब जब गठबंधन की है तब तब सपा का नुकसान हुआ है। मैं ये पूरे मतलब उससे कह रहा हूँ, सपा के 5 थे सांसद, पहले 5 रहे इनके, मायावती इनके साथ गए, उनकी संख्या 0 से हो गई 10। ठीक, उसके बाद इन्होंने गठबंधन किया कांग्रेस पार्टी के साथ। आपने पिछले चुनाव में, जिस समय वो पूर्ण सत्ता में थे, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, कहाँ गई सत्ता और उसके बाद कहाँ गई समाजवादी। उसके बाद हालांकि कांग्रेस का भी टैसिट उनके साथ अंडरस्टैंडिंग था। तो ये था यूपी का सिनारियो। अब बच गया कि आज ही कहा गया कि अरविंद केजरीवाल कितने सशक्त नेता हैं, प्रधानमंत्री कैंडिडेट के हो सकते हैं। उनके प्रवक्ता ने काफी प्रखरता से इस बात को कहा। और मीटिंग के पहले इस बात के कहने का कोई मतलब होता है कि नहीं होता है। आप भले ही कह दें कि उसका कोई मतलब नहीं होता, उसका मतलब होता है। दूसरी बात यह है कि उसके बाद आप जरा बिहार पे जरा सा, नीरज जी 1 सेकंड का समय दीजिएगा। त्यागी जी भी हैं, मैं भी बिहार से, हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो चाहे जहां भी रहे हमारी भावनाएं वहां से जुड़ी हुई है। अब नीतीश जी, मान लीजिए कि नीतीश जी के पार्टी मतलब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है। नीतीश जी ने, त्यागी जी ने कहा कि मैराथन वो किया, सही में किया, सभी को जोड़ा। बैंगलोर आते आते नीतीश जी की क्या सिचुएशन हो गई, यहाँ आते आते मुंबई आते आते नीतीश जी की क्या सिचुएशन है। नीतीश जी के समर्थक जो थे उनको कन्वीनर के तौर पर दिख रहा है। अब यहाँ प्रधानमंत्री वाली बात शुरू हो गई। नीतीश जी कहते हैं कि हम किसी भी रेस में नहीं, हम नहीं बनना चाहते। तो मुख्यमंत्री तो पहले भी थे, जेडीयू के साथ, आरजेडी के साथ आने के बाद भी मुख्यमंत्री हैं, तो उनको चाहिए क्या? ऑब्वियसली वो प्रधानमंत्री का वो है, क्योंकि उनके बाद उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कुछ और कहते हैं। अब जहां तक वैचारिक वैकल्प की बात है, इसमें कौन सा आप देख करके इसमें लग रहा है कि वैचारिक समानता है, मतलब जो आप 26 और कल 28 पार्टियां हो जाएंगी, उसमें क्या वैचारिक समानता है? क्या जी संजय जी, मैं तो ये कहता हूँ, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, क्या ये वैचारिक वैकल्प या मोदी सरकार की जो इकोनॉमिक या सामाजिक जो कहा जा रहा है पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ? बिहार में ऐसा क्या है इकोनॉमिक दिखाने के लिए, या सामाजिक क्या है ऐसा दिखाने के लिए जिसको आप शोकेस करके कहेंगे? या यूपी में अखिलेश यादव के समय में क्या ऐसा इकोनॉमिक सिचुएशन था, या बंगाल में क्या है ऐसा जो आप दिखाना चाहते हैं? जी संजय जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कई बार आवाजें अलग अलग, तो कैसे चलेगा? बहुत अच्छाई भी ना, एक बार मुझे लगती है कि उस पर भी सोचना चाहिए। अभय दुबे जी, आपसे सवाल है, फिर त्यागी जी के पास जाऊंगा। मुझे लगता है कि सब लोग इतने निर्विकार भाव से INDA में काम कर रहे हैं। अरे मैं तो सिर्फ जोड़ना चाहता हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर, मुझे कोई लालसा नहीं है। किसी को कोई लालसा ही नहीं है, किसी को आगे आगे लीड करने की इच्छा ही नहीं है। ये नेगेटिव नहीं है सर, ये पॉजिटिव है। त्यागी जी सामने बढ़ गया कि ये मैं लीड करता हूं इस ग्रुप को और आप लोग मेरे साथ चलिए। हर आदमी ऐसे निर्विकार वीतरागी बन के बता रहा कि नहीं सब त्यागी हैं भाई, तुम देख लो यार हम साथ में हैं। ये क्या है दुबे जी? नहीं, अब आपने राय दी है, और नहीं राय नहीं सर, ये सवाल है। राय दी है, त्यागी जी हैं, वालिया साहब हैं और यादव जी हैं, वो आपकी राय को ले जाएंगे इंडिया मोर्चे में और बताएंगे कि भाई ये नीरज वाजपेयी की राय है, आप इस पर गौर कीजिए और अपना उम्मीदवार घोषित कीजिए और उस हिसाब से लड़िए और आगे बढ़ के जिम्मेदारी कीजिए। मेरा दृष्टिकोण दूसरा है थोड़ा सा। मैंने संजय जी की बात भी ध्यान से सुनी, मेरा दृष्टिकोण थोड़ा भिन्न है। मेरा दृष्टिकोण ये है कि जो विपक्ष है, ये जो प्री पोल अलायंस हुआ है, जो चुनाव पूर्व गठबंधन हुआ है, ये विपक्ष ने मजबूरी वश किया है। इसलिए मजबूरी वश किया है क्योंकि अगर 2024 में भी मोदी जी 2019 का नतीजा या उससे बेहतर नतीजा ले आए तो देश में विपक्ष केवल औपचारिक रूप से ही रह जाएगा और उसकी कोई दावेदारी शेष नहीं रहेगी। जो मोदी जी की नीतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उसमें कोई किसी विपक्ष के लिए कोई एल्बो रूम या कोई गुंजाइश छोड़ने की बात नहीं है। वो जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, अगर उसका अभी यहाँ समय नहीं है उसका विश्लेषण करने के लिए,
विपक्ष को पूरी तरीके से वो लोग नेस्त नाबूद कर देंगे, सो अंग्रेजी में कहते हैं डेसिमेट कर देना, उस तरीके से वो डेसिमेट कर देंगे अगले 5 वर्ष में। तो 2024 के बाद जब चुनाव होगा तब फिर कुछ रह नहीं जाएगा। तो विपक्ष अगर अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहता है, यानी गैर कांग्रेस पार्टियां अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहती हो, चाहे अभी सत्ता में हो चाहे सत्ता में न हो, तो उनके लिए एकजुट होना जरूरी है। और देश में ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां पर जो भाजपा विरोधी वोट है जो बट जाता है, उस वोट को बटने से रोकने की अधिकतम कोशिश करना उनके लिए जरूरी है। जरूरी नहीं वो 100% उस वोट को रोक पाए, उसको वो 50%, 60%, 70% जिस हद तक रोकेंगे उस हद तक भाजपा की सीटें कम होने की संभावना है। क्योंकि भाजपा को कुल मिलाकर 2019 का नतीजा कुल मिलाकर 37.3 करीब प्रतिशत वोटों का था। तो जब अब आप कह रहे हैं कि सर्वे में 54% लोग नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं, तो अगर उस सर्वे के हिसाब से वही अगर प्रोजेक्ट कर दिया जाए 2024 के नतीजों पे और भाजपा को 54% वोट मिल गए तो कहानी खत्म हो गई। कोई सोच भी नहीं सकता है कि वो खरा जा सकता है। लगभग सारी सीटें जो 445, 400, 450 सीटें जीत लेंगे। तो वो तो बिल्कुल आपके सामने स्थिति है। तो विपक्ष के लिए ये एक मजबूरी है और वो अपनी इस मजबूरी इस राजनीति को इसलिए कर रहा है। अबे देखो, एक तो पहली बात तो मैं कोई हूं नहीं राय देने वाला, लेकिन आपने मेरी राय उनको पहुंचा दी तो मैं इसको घुमा देता हूं सवाल को। नहीं तो लोग कहेंगे देखो मेरे को राय दे रहा है, मैं राय नहीं दे रहा हूं, मैं सवाल को घुमा देता हूं। राहुल जी पूरे इस ग्रुप में मुझे सबसे एग्रेसिव और फ्रंट लीडर लगते हैं। वो इसलिए नहीं लगते हैं कि वो बहुत बड़ी पार्टी पर, वो काम करते हुए दिखते हैं ग्राउंड पे। अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने लीड लिया है, वो ले रही है, सच्चाई है। तो उनके दल के लोग अगर ये इच्छा ख्वाहिश रखते हैं तो मैं ये सवाल के तौर पे पूछ रहा हूं, त्यागी जी आपसे है सवाल, क्यों नहीं कांग्रेस की लीडरशिप में INDA चुनाव लड़ता है? क्यों नहीं? आप भाई जनता भी देखना चाहती है ना, जैसे मैंने कहा सब वितरागी बने हुए हैं। नहीं मैं कोई ख्वाहिश नहीं, सब बस खाली मोदी जी को हराने की ख्वाहिश है। तो उस ख्वाहिश के लिए आप क्यों नहीं फ्रंट में आके कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़े? सबसे बड़ी पार्टी है ना वो। त्यागी जी सवाल है मेरा, राय नहीं है सर। नीरज जी आप सवाल पूछ सकते हो, आप सजेस्ट नहीं कर सकते। नहीं मैंने पहले कहा राय नहीं है सर, सवाल है मेरा। ये तो अभय जी ने मेरे ऊपर डाल दिया कि मेरी राय। जब राहुल जी सवाल है मेरा। हाँ नहीं जब राहुल जी फोर फ्रंट पे आते हैं तब आप भी और आपके जो मित्र और जो सलाहकार बैठते हैं आपके चैनलों पे, वो कहते हैं तो बड़ा अच्छा हो गया, मोदी जी की तो बेड़ा पार ही हो गया। ये नैरेटिव आपके द्वारा बनाए गए हैं और राहुल जी की जितनी लोकप्रियता बढ़े, मैं चाहता हूं 4 गुनी और बढ़ जाए। वो इंडिया के काम आएगी, वो इंडिया के काम आएगी, इंडिया को जिताने के काम आएगी। तो ये तो अच्छा है ना सर। आप हमारे बीच में कृत्रिम विवाद क्यों पैदा करना चाहते हैं? सुन लीजिए पहले, एक मिनट सुन लीजिए। बोलिए। मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में आपसे कह दिया, जब हम तीनों प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी की अथॉरिटी के साथ यहाँ बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम अब नहीं चुनाव के बाद तय करेंगे, तो आप पहले ही हमारे इंडिया को बखेरने के लिए क्यों नए सुझाव दे रहे हैं आप? नंबर 2, मैंने पहले भी कहा, मैं बोलिए सर, कंप्लीट करिए सर आप। नहीं आपकी जो हंसी है नहीं हंसी मेरी इसलिए कि इसमें कारी लगती है। अब मैं झगड़ा कहाँ करा रहा हूँ? आप कह रहे हैं मैं झगड़ा कराना चाहता हूँ, मैं झगड़ा नहीं करा रहा। जब मैंने पहले अपने प्रारंभिक संबोधन में कह दिया नीरज जी कि हम तीनों एक हैं, तो हम तीनों को आप अलग अलग क्यों देखते हैं? नहीं मैं अलग सर, त्यागी जी आप मुझसे बहुत सीनियर हैं। त्यागी जी एक मिनट सवाल दोबारा देख देता हूँ, मेरे सवाल में ही आप गड़बड़ा रहे हैं। मैं उससे सहमत हूँ कि आप तीनों चारों पांचों जितने भी 26-27 दल हैं, सबकी एक राय है कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे। मेरा इस पर क्वेश्चन नहीं कि आप मत तय करिए, मैं राय नहीं दे रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये मेरा सवाल है ये कि क्यों नहीं एक ये तरीका हो सकता कि जो सबसे बड़ी पार्टी है, आपको सबसे बड़ी पार्टी नहीं अच्छी लगती तो आप कोई और नेता चुन सकते, फ्रंट पे जाके लीड करें, लीडरशिप के साथ करें। इसमें दिक्कत क्या? मैं कांग्रेस इसलिए करूँगा क्यों सबसे बड़ी पार्टी है और राहुल जी बहुत एक्टिव है, तो उनके नेतृत्व में क्यों? अब इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं राहुल और मोदी जी का कराना चाहता हूँ और ये गारंटी है कि 1-on-1 होगा तो हार ही जाएंगे, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? कर्नाटक में जीते ना वो। चलिए नीरज जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही पॉजिटिव हम लोगों को सुझाव देते रहिए और ये हम तय करेंगे, ये आप नहीं तय करेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री पद का दावेदार या उम्मीदवार कौन होगा।
दूसरा, मैं अपने मित्र संजय जी से पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार में जो भाजपा के घटक दल हैं, जो रामविलास पासवान जी के भाई और भतीजे की लड़ाई है, क्या वो समाप्त हो गई? क्या महाराष्ट्र में जो हमारा दल टूटा है, शिवसेना टूटी है, तो जिन 17 सीटों पर अजीत पवार जी की पार्टी ने क्लेम किया है, वो सारी सीटें वही हैं जो शिंदे गुट के पास हैं, क्या उनके विवाद समाप्त हो गए? और 36 में से 32 पार्टी ऐसी हैं जिनका लोकसभा में एक भी एमपी नहीं है, वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे एनडीए को बढ़ाने में और मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय नेता बनाने में, वो भी मुझको बता दीजिए। एक उनकी महाराष्ट्र की पार्टी है, वो भी लोकसभा का एमपी नहीं है, मेरा मित्र अठावले, वो भी राज्यसभा का है। तो ये सब जो है साइकोलॉजिकल वारफेयर है, हम भी कर रहे हैं। क्या हम अपने घर बैठ जाएं? क्या राजनीति ना करें? क्या हमने जनसंघ और बीजेपी के साथ मिलकर के कांग्रेस को नहीं हराया था? क्या अटल जी 4 बार चुनाव नहीं हारे थे? क्या 1984 में उनके 2 एमपी नहीं थे? तो ये जो आप बैठ करके हमें निरुत्साहित कर रहे हैं, तो उससे हम होने वाले नहीं। संजय जी जवाब दीजिए। आप बहुत लड़ाइयां लड़ी। मैं संजय से जवाब लेता इंदिरा हूं। जी के जवाब दीजिए संजय जी। देखिए, मैं हिमाकत कर लेता हूँ त्यागी जी के साथ कुछ मतलब अपने विचार रखने की, आगे थोड़ी और हिमाकत कर रहा हूँ। फर्क ये है त्यागी जी कि जो जीरो वाले एनडीए में लोग हैं उनका महिमा मंडन नहीं है। अब जैसे लालू जी का कितना महिमा मंडन है, उनके 0 सीट। लालू जी हर जगह, जैसे पटना में भी बैठक हुई थी, जो भी व्यक्ति आया हर व्यक्ति जाके पहले उनका चरण स्पर्श किया। लालू जी सजा याफ्ता है, वो बात अलग है। आगे भी जो भी आरजेडी का सिचुएशन है वो अलग बात है। नीतीश जी का मतलब एक तरह से प्रोजेक्शन है, और बाकी बहुत सारे लोग चाहते हैं, जितने लोग यहाँ पे नेता हैं उसमें नीतीश जी का प्रोजेक्शन है। ठीक है, नीतीश जी की अपनी स्थिति क्या है? अकेले लड़े नहीं, एनडीए छोड़ने के बाद उनका कम हुआ है। जब आपकी नजरों में एनडीए छोड़ने के बाद उनका कम हुआ है। कम हुआ है। एनडीए में जब थे तो उसमें तीसरे पे आ गए थे, धीरे धीरे घटता जा रहा है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी जब चुनाव लड़े थे पिछला लोकसभा, उस समय 0 था। बाद में एक जो बाई इलेक्शन हुआ तो 1 सीट उनकी लोकसभा में। इस बार उनकी संख्या बढ़ेगी कई प्रदेश में उनका। मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि वहां एनडीए में जो लोग 0 पे बैठे हुए हैं उनका कोई महिमा मंडन नहीं है। यहाँ जिनका कोई अभी वजूद ही नहीं है वो सब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है। जो सबसे बड़ी पार्टी है डीएमके, मतलब साइड्स कांग्रेस, उस पार्टी के बारे में कोई बात नहीं थी, उनका पिक्चर एकदम लास्ट में। उसके बाद संजय जी ब्रेक लेना मुझे एक छोटा सा, लौट के आते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, तुरंत आते हैं वापस। स्वागत है एक बार फिर से। और आज चर्चा हो रही है इंडिया की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें बहुत सारे इश्यूज तय होंगे। केसी त्यागी जी ने अभी मैं बताया कि इसमें बहुत सारे इश्यूज तय हो जाएंगे जो लोगों के मन में सवाल हैं, और उसके बाद फिर उन इश्यूज पे हम लोग बातचीत करेंगे। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वैभव वालिया। वैभव वालिया जी, मेरा आपसे भी सवाल है, वाई कांग्रेस इज नॉट रेडी टू लीड फ्रॉम द फ्रंट? संकोच क्या है, क्या हिचक क्या है इसमें? देखिए, कोई हिचक नहीं है। हाँ। ये हमारे सारे इंडिया के दलों की रणनीति है, जो रणनीति शायद आप लोगों को पसंद आए ना आए। शायद हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे बैठे हैं, संजय सिंह जी, अभी मैं सुन रहा था, वो हमारे पोस्टर का पोस्टमार्टम कर रहे थे, और उसको करते करते उन्होंने ये तो बताया कि केजरीवाल जी की फोटो क्यों नहीं लगाई? बताइए, केजरीवाल जी की फोटो क्यों? उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार जी वहाँ पे 3 नंबर की पार्टी है, और उसके बाद अगला नंबर लालू जी का आया, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वो वहाँ पे पहले नंबर की पार्टी है। बोला कि उनकी लोकसभा की सीटें इतनी है उतनी है। टीएमसी बंगाल में पहले नंबर की पार्टी है, ये नहीं वो बोलेंगे। केजरीवाल जी दिल्ली में, पंजाब में पहले नंबर की पार्टी है, ये उन्होंने नहीं बोला। लेकिन हाँ, वो शब्दों की जादूगरी है। हमारे देश में बहुत समय से ये चल रहा है कि भाई शब्दों की जादूगरी करो, काम कुछ करो मत, और इसी से जनता का बेवकूफ बनाओ। तो बहुत सारे लोग इससे प्रोत्साहित हैं, अच्छी बात है, इनका अपना व्यू है, जो ये कहना चाहते हैं कह सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ये गठबंधन है, जब से हुआ है तब से देश में एक सकारात्मक मैसेज गया है। देश के बच्चे बच्चे की जुबान पे आ गया है, यार इस बार कुछ हो सकता है, इस बार मोदी जी के लिए इतना आसान नहीं है, इस बार जो है हो सकता है कि ये घटक दल मिलकर सरकार बनाएगा। देश में इसकी इतनी पुरजोर चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नींद उड़ी हुई है। अभी उनका सर्वे आया है, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, 5 राज्यों में भाजपा हार रही है, ये उनका इंटरनल सर्वे कह रहा है। वो परेशान है।
और तरह तरह के जतन कर रहे हैं। एक मिनट वालिया जी, उनका इंटरनल सर्वे देख के आप कमेंट कर रहे हो, और जो 3 पब्लिक में सर्वे अवेलेबल है उस पर कोई कमेंट नहीं, वो बेकार सर्वे है। देखिए, ये गजब है आप लोगों का। मैंने अभी तक जो है सर्वे पे कोई टिप्पणी नहीं की है इस डिबेट में, जब से मैं बैठा हूँ। तो सर्वे दूसरी बात है कि मेरा ऐसा मानना है, कांग्रेस पार्टी का कि राहुल गांधी जी की लोकप्रियता फेस छोड़ दीजिए, प्रतिदिन बढ़ रहा है। फेस छोड़ दीजिए आप, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता आपके साथ नहीं है लोग। सर मैं वही तो सवाल पूछ रहा था। देखिए, अगर आप सर्वे फेस छोड़ दें तब भी, और छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में तो केजरीवाल जी, जिनका आपने पोस्टर में फोटो लगाया, वो चुनाव लड़ेंगे आपके खिलाफ विधानसभा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ नीरज जी कि आप ही के सर्वे के हिसाब से महंगाई और बेरोजगारी देश में सबसे बड़े मुद्दे हैं। बिल्कुल है। और वही मुद्दों को लेके जो है हमारा इंडिया का गठबंधन जनता के बीच में जाने वाला है। अभी हमारे गठबंधन की सिर्फ 3 बैठकें हुई हैं। तेल देखिए, तेल की धार देखिए, थोड़ा समय आने दीजिए। जैसे जैसे और चुनाव नजदीक आएगा, आपके सर्वे भी कहीं आएंगे, वो सर्वे सुनील जी आपका कमेंट सर। की राय भी बदलेगी, और जो है हमारी सरकार बनने जा रही है इंडिया की अगली। यूपी स्पेसिफिक सीट शेयरिंग पे क्या आपकी राय है? जी, यूपी स्पेसिफिक में सीट शेयरिंग पर आपकी क्या राय है? देखिए, हमारी राय और हमारे माननीय नेता की राय, और हमारे नेता ने कई बार मीडिया के सामने मंचों से इस बात को कहा है कि दिल्ली का कोई मुझे लालच नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकना चाहते हैं, और उस योजना में, उस कार्यक्रम में लगातार वो सड़कों पर हैं, लगातार कार्यक्रम में हैं। उत्तर प्रदेश में एक बाई इलेक्शन हो रहा है, उसका आप रिजल्ट देख लीजिएगा। जहां तक सवाल एक आता है कि सीट शेयरिंग कैसी होगी, अभी एक सम्मानित पत्रकार साथी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन का रिजल्ट बहुत खराब रहा। हमने कांग्रेस से जब विधानसभा में गठबंधन किया तो बड़े मन से किया, बीएसपी से किया, बड़े मन से किया। हम अपने लक्ष्य पर अड़े हैं कि हमको उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकना है। सीट कोई इशू नहीं है, ना है ना आगे होगा सीट। तो इसलिए सीट की चिंता मुझे लगता है कि ना तो सम्मानित पत्रकार साथी करें, ना बीजेपी करें, ना बीजेपी के समर्थक करें। हम केवल इंडिया जो हमारा गठबंधन बना है, उस इंडिया, वो इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीटों पर लड़ेगा, और समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीटों पर पूरी ताकत से, वो कांग्रेस का कैंडिडेट हो, राष्ट्रीय लोक दल का कैंडिडेट हो, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हो, वो सब इंडिया परिवार का कैंडिडेट होगा, और 80 की 80 सीट पूरी ताकत से लड़ेंगे। क्या है, देखिए समझिए आप बात को, आप समझदार सीजनड आदमी हैं। ये सब बातें यहाँ जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छी, इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप होता है एक्शन प्लान। मैं वो पूछ रहा हूं तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो तो मुझे भी पता सब लोग मिलकर लड़ेंगे। तो एक्शन प्लान नहीं, आपके नेता ने, अखिलेश जी ने कहा है भी, नीरज जी, अखिलेश जी ने कहा है कि जो सबसे बड़ी, ये कई बार उन्होंने कहा है, वही लड़ेगा। तो इसलिए मैंने पूछ लिया सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला होगा। कांग्रेस को देंगे आप 10-15 सीटें कि नहीं देंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, वो भी एनडीए में तय होगा। त्यागी जी बताएंगे, वो डांट देंगे कि वो उधर तय करेंगे हम लोग। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को, मैं कुछ बोलूं? हाँ, मैं तो चुप हूं, आप ही बोल रहे हैं। देखिए नीरज जी, कांग्रेस कोई विषय नहीं। हमने कहा कि इंडिया परिवार है, इंडिया गठबंधन है, उसका आप बार बार नाम लेंगे, कांग्रेस ये वो, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जो जहां सीट जीत सकता होगा। अगर हम बीजेपी को रोकने का संकल्प लिए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम कांग्रेस को हारने के लिए दे देंगे या हम हारने के लिए ले लेंगे। दोनों बातें। आपने हमारी टीवी की भाषा में एक सीट पर केवल चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। सुनील जी, हम लोग टीवी की भाषा में कहते हैं बाइट काट लो, बस इन आउट लगाओ। आपने दे दिया मेरे को बाइट, जो जहां जीत सकता है वहीं से लड़ेगा। अब समझदार लोग समझ गए। देखो वालिया जी मुस्कुरा रहे हैं, वो भी समझ गए होंगे। वालिया जी इस पर कोई कमेंट करेंगे, छोटा सा 30 सेकंड वाला? आप मेरे को एक बात बताओ नीरज जी, हम सीटें कितनी बांटेंगे, कितनी में बांटेंगे, वो आज हम इस डिबेट पे तो बताएंगे नहीं। ये सारी बात। अच्छा, जब अभी एक मिनट यहाँ मत बताइए। मैं अभी जो इन्होंने बोला कि जो जहां जीत सकता वहीं लड़ेगा, ये क्या है? ये क्या है? इससे पहले अखिलेश जी ने सार्वजनिक मंच पे जो कहा है, जो ममता जी कहती, वो क्या था? मेरी एक बात सुनो। हाँ,
हम जीतने के लिए ही तो लड़ रहे हैं, और क्या हम हारने के लिए लड़ रहे हैं? नहीं सर, जीतने आप इतने मासूम बन रहे हैं, जीतने के लिए ही लड़ रहे हैं। अगर इतने इंडिया मासूम जीतने बन के रहे लिए हैं लड़ रहा है, सरकार हाँ, बनाने के लिए लड़ रहा भाई है, साहब, तो जीतने के लिए जो लड़ेगा वालिया जी, बिल्कुल। तो और ये बातें यहाँ पे होने वाली नहीं होती है। ये जो मैं त्यागी जी की बात से सहमत हूँ। अगर आप इतने ही सीजन और सीरियस हैं तो आपके नेता पब्लिक में खड़े होकर बयान न दें कि राहुल जी को पीएम बनाना चाहिए, ममता जी ये ना कहें कि जो जहां मजबूत हो वहीं चुनाव लो। ये सब फिर ड्राइंग रूम में मत बोलिए ना, अपने बंद कमरे में बोलिए। पब्लिक में बोलेंगे, सवाल पूछेंगे तो कहेंगे आप जो पूछ रहे हैं। पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड और कार्यकर्ता की भावना में फर्क होता है। पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ, कार्यकर्ता सड़क पे चलाता रहेगा हमारे। अच्छा ठीक है भाई, अब हम भी ऐसे कार्यकर्ता, मुझे नहीं पता कि बीच में बैठते हैं तो हम बोलते हैं बहुत सीरियस नेता को भी मुझे कार्यकर्ता तो मुझे ठीक है, मैं आगे से भूपेश बघेल जी की किसी बात को सीरियसली नहीं लूंगा क्योंकि वो कार्यकर्ता के तौर पे बोलेंगे। राइट, यही कहना चाह रहे हैं आप सर? इतने सीरियस नेता आप? बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ, यही कह रहे हैं आप, उनकी बात कार्यकर्ता टाइप से लीजिए तो ठीक है। एनीवे मैं ये कह रहा हूँ पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड जो है वो पार्टी अबे दुबे जी प्लेटफॉर्म से एक सवाल मेरा ये है। अबे दुबे जी, मेरा एक सवाल है, कांग्रेस अपने दम पे अकेले अगर चुनाव लड़े तो कैसा रहेगा? नहीं, कांग्रेस अपने दम पर अकेले 2019 में चुनाव लड़ चुकी है। कांग्रेस ने 2019 में पहले विधानसभा के जो चुनाव हुए थे 1924 में फर्क हो गया है सर? नहीं, वही फर्क हुआ है। फर्क क्यों है वही तो कह रहा हूं मैं। हाँ। कि चूंकि 2019 में वो ऐसा करके देख चुकी है और उसके नतीजे बहुत खराब निकले, इसीलिए वो फर्क बना, इसीलिए वो एक प्री पोल अलायंस बना रहे हैं। और अभी आप बार बार पूछ रहे थे कि कांग्रेस फ्रंट से क्यों लीड नहीं कर रही है। मेरी नजर में कांग्रेस फ्रंट से ही लीड कर रही है। फ्रंट से लीड करने का मतलब केवल यही नहीं होता है कि वो राहुल गांधी निकल के कहेंगे हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और सब लोग हमारे नाम पर राजी हो जाएं। ये नहीं है केवल मतलब। सोनिया गांधी निकल कर आई बंगलौर की बैठक में, उन्होंने इस गठजोड़ को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। वो गठजोड़ बनाना जानती हैं और गठजोड़ को आगे बढ़ाने की कला में भी उनकी अच्छी महारत है। ऐसा वो पहले करके दिखा चुकी हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की एंकर पार्टी है और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को फ्रंट से ही लड़ना होगा और वो लड़ भी रही है, क्योंकि दो ऐसे पहलू हैं जिसमें गेंद पूरी तरह से कांग्रेस के पाले में है। पहला पहलू तो यह है कि उन 188 सीटों पर जहां उसकी सीधी भाजपा से टक्कर है, कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार बहुत खराब था, भाजपा का प्रदर्शन 92% था स्ट्राइक रेट। हाँ। तो कांग्रेस को अपना प्रदर्शन यहाँ पे 50 से 60% सुधारना है। एक मिनट रुकिए सर अभय जी, जहां पे कुछ कह रहे हैं? हाँ, कांग्रेस 1-on-1 पे है ना, वहां ये जो बाकी इंडिया वाले हैं ये उनकी कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर क्या फायदा हुआ? मैं सहमत हूँ आपसे, मैं सहमत हूँ, लेकिन इसमें एक और बात है। हाँ। आप उसको भूल रहे हैं उस बात को। और वो बात यह है कि जब विपक्षी एकता का इंडेक्स ऊंचा होता है, एक माहौल बंदी होती है, तो उसकी पृष्ठभूमि अलग तरह की होती है। हर जगह एक ही पार्टी किसी एक दूसरी पार्टी से लड़ेगी, एक ही उम्मीदवार लड़ेगा सर। लेकिन जब माहौल बंदी होगी, आप कब कीजिए। अबे मुझे 40 सेकंड त्यागी जी को देना। त्यागी जी मेरे सवाल पर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, वो उनके मन में कुछ है जो मुझे बताना चाहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि 19 के अनुभव से मच बेटर अनुभव होगा, उससे बुरा थोड़ी होगा। बट एनीवे, त्यागी जी आप इस सवाल पे आपने चुस्की ली क्यों? जी, जब मैंने सवाल पूछा कि कांग्रेस अकेले क्यों नहीं लीड करती तो आप हंस रहे थे सर, क्यों? आप चाहते हैं कि कांग्रेस अकेले लड़े और मोदी जी फिर 303 पे आ जाएं। मैं इसलिए हंस रहा था। 2014 में 2019 में कांग्रेस पार्टी लड़ी थी और कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक राज भी किया। वो इतने समझदार हैं और वो रणनीति जानते हैं, अपने फ्रंट पे ही लड़ रहे हैं वो, आप चिंता मत कीजिए। और वो हरियाणा भी जीत रहे हैं, वो राजस्थान भी जीत रहे हैं, वो मध्य प्रदेश भी जीत रहे हैं, फ्रंट पे लड़ रहे हैं वो। ये ठीक कह रहे हैं दुबे जी, जो स्ट्राइकिंग रेट है लोकसभा में। और नीरज जी, मैं अब आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं, दिल्ली में 7 की 7 सीटें और तो नहीं बढ़ेगी कांग्रेस बीजेपी? हरियाणा में 10 की 10 उनके पास है और तो नहीं बढ़ेगी? राजस्थान में 28 की 28 है और तो नहीं बढ़ेगी? मध्य प्रदेश में एक को छोड़ के सारी है और तो नहीं बढ़ेगी? बताइए ना मुझको। नहीं बढ़ेगी। महाराष्ट्र में वो तो 26 के बाद जब परिसीमन होगा तब बढ़ेंगे, अभी नहीं बढ़ेंगे। वो 2026 में जब परिसीमन होगा तब बढ़ेंगे सर। एनीवे, खैर सर त्यागी जी, उसकी भी परिकल्पना आपने कर ली है। अरे कल्पना क्या की, वो ऐसा प्लान पड़ा है, भी परिकल्पना किए हुए हैं आपकी। मतलब मेरे हर बात पर आपको लगता है कि मैं इंडिया के खिलाफ कोई
मैं तो अभी आप ही मुझे गिना रहे हैं कि इतने राज्यों में इतनी आप स्ट्रॉन्ग। कहिए ना मैं एनडीए खिलाफ हूं, मैं क्यों मुझे कहूं? बहुत अच्छा लगेगा। मैं क्यों मेरे कहूं मैं दिमाग इनके में खिलाफ आपका सम्मान बढ़ जाएगा। नहीं, मैं क्यों कहूं कि मैं इनके खिलाफ हूं? मैं आपके तो ये सारे कह रहा सवाल ही हूं। निगेटिव हैं। नहीं, एक बार भी आपने एनडीए की गवर्नमेंट के बारे में या इंडिया की गठन के बारे में एक बार भी नहीं कहा। सर, आप एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, 1 घंटे से हम चर्चा कर पत्रकार रहे होने के हैं। नाते 1 घंटे से हम सर इंडिया के गठन नहीं, के बारे में एक चर्चा बार कर तो रहे हैं, कहते सर। कि हाँ, और इंडिया का उसके जो गठन प्लान है वही मैं पूछ रहे हैं। चलिए सर समय एकदम समाप्त हो गया। अभी 2 दिन की बैठक होगी, त्यागी जी हमारे साथ फिर जुड़ेंगे और हम लोग डिटेल में बात करेंगे क्या फैसला हुआ जब ये 2 दिन की बैठक संपन्न हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।